कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पिछले पार्ट का एंड हुआ था। हम देखते हैं टोटो के साथ जियांग घर आता है जहां पर बच्चे रो रहे होते हैं। जियांग के समझाने के बाद बच्चे शांत होते हैं। तभी पल रोते हुए अपने दीदी को कॉल करती है, लेकिन जियांग उसके फोन को ले लेता है और झेंग से कहता है कि तुम कुनकियान का ख्याल रखो, बच्चों को मैं देख लूंगा। ये कहते हुए फोन को रख देता है, फिर पल को समझाते हुए उसे गले से लगा लेता है। तभी हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में होते हैं। यहाँ पर हाइली के साथ बाकी सभी एम्प्लॉयज भी बैठे होते हैं। तभी हाइली कहती है कि जियांग अब से कंपनी में नहीं आएगा क्योंकि उसने इस जॉब को छोड़ दिया है। ये सुनकर दादाजी हाइली पर गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से एक एक करके सारे ही लोग जा रहे हैं। तुम खुद चाहती हो कि इस कंपनी में कोई भी भरोसे का इंसान न बचे। ये कहते हुए उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और तभी हाइली दादा को संभालने लगती है। दादाजी कहते हैं कि मेरे मरने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मेरे ना रहने पर तुम अकेली पड़ जाओगी। ये सुनकर हाइली रोने लगती है और कहती है कि मैंने मेरे फ्रेंड से कुछ दवाएं आपके लिए मंगवाई हैं जिससे कि आप बच सकते हैं। लेकिन दादा अपनी सच्चाई को जानते थे, इसलिए उसे समझाते हैं कि मुझे जिंदा रखने की कोशिश मत करो बल्कि कंपनी को मैनेज करने की बात सोचो। फिर कहते हैं कि जियांग बहुत ही जिम्मेदार था, उसने जॉब को क्यों छोड़ा। दादा की इस बात पर हाइली कह देती है कि वो मुझे पसंद करता था और मैंने इनकार कर दिया और इसीलिए उसने जॉब को छोड़ दिया। ये सुनकर दादाजी शांत हो जाते हैं। कहते हैं कि वैसे तुमने बहुत ही एम्प्लॉयज को चेंज किया है, सारे ही न्यू हैं, तुम्हें अब से कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ये कहते हुए उसे वो मीटिंग में भेज देते हैं और खुद डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर का कहना होता है कि आपका कैंसर बुरी तरह से फैल गया है, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर दादाजी के दोस्त होते हैं, इसलिए उन्हें भी दादा की बीमारी का गम होता है। दादाजी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता, बस हमें मरने से पहले कुछ इंतजाम करना है जो करके ही मैं मरूंगा। दादा की इस बात पर डॉक्टर कहते हैं कि आपने इस जिंदगी में बहुत से गरीबों की हेल्प की है, इस तरह गॉड आपको अच्छी जगह देंगे। ऐसे ही मजाक दोनों के बीच में हो रहा था और तभी में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर झेंग और कुनकियान होते हैं। तभी इनके पास बच्चे आ जाते हैं, साथ में इनके जियांग भी होता है। वो कहता है कि हमने बच्चों को नाश्ता करा दिया है और दोपहर का खाना भी मैं बना दूंगा, तुम आराम से कुनकियान को डिस्चार्ज करके लाना, कोई जल्दी नहीं है। जियांग की ये बात सुनकर झेंग खुश होती है और मन ही मन सोचते हैं कि ये कितना प्यारा है। अगले दिन झेंग ऑफिस जाती है, तभी दादाजी उससे बात करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है जबकि तुम तो खुद ही एक बच्ची हो। लेकिन झेंग उससे कह देती है कि सबकी अपनी किस्मत है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये सुनकर दादाजी बड़े खुश होते हैं, साथ ही कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने ही भाई बहनों का ख्याल नहीं रख रही हो बल्कि और बच्चों को भी संभाल रही हो, इससे शो होता है कि तुम कितनी काइंड हो। जिस पर झेंग कहती है कि हाँ, वो बच्ची पापा के जाने के बाद अकेली पड़ गई थी, इसलिए मुझे उसका ख्याल करना ही पड़ा। इतनी बातों से दादाजी समझ गए थे कि ये कंपनी को अच्छी तरह से देख सकेगी, इसलिए वो उसे अपनी पोजीशन देने की बात सोचने लगते हैं। हालांकि ये सुनकर झेंग डर जाती है, वो कहने लगती है कि ये सब उसके लिए आसान नहीं होगा। जिस पर दादा कहते हैं कि हम हैं, तुम्हें सारी ही बातें सिखा देंगे। अब दादा के काफी कहने के बाद झेंग राजी हो जाती है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जुनहो यहाँ पर आ जाता है। झेंग का इस तरह जुनहो को देखना दादाजी के समझ में आ जाता है कि जुनहो को ये लाइक करती है। खैर अब वो जुनहो के पास चले जाते हैं, कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द किसी को सौंपना चाहता हूँ। दादा की ये बात सुनकर जुनहो समझ जाता है कि दादाजी फिर से उसे कंपनी की जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं, इसलिए वो फौरन ही इनकार कर देता है। तभी दादाजी को सीट पर खिलौना मिलता है। ये देखकर वो कह देता है कि ये तो झेंग के सिबलिंग का है, मैं तो उस लड़के से तंग आ चुका हूँ। जुनहो की कही इस बात पर दादाजी उसे देखने लगते हैं और तभी दादाजी उससे कहते हैं कि कुनयान बीमार है, तुम उसके पास गया नहीं। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं गया नहीं, लेकिन अपने फ्रेंड से कह दिया है कि कुनयान का अच्छा ख्याल रखे और डॉक्टर मेरा दोस्त ही है, इस तरह मुझे अपडेट मिलती रहती है।
यह सुनकर दादा मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि इनकी हाइड लव स्टोरी को दादाजी अब समझ चुके थे। खैर तभी हमें टोटो और जोजो को दिखाया जाता है जो कि सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस बीच टोटो पल से नाराज होती है क्योंकि पल की वजह से कुनकियान गिरा होता है, इसलिए टोटो और पल के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, ना ही वो उसे अपने रूम में सोने दे रही थी। तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है, बच्चों को समझाता है और नाराजगी को खत्म करा के बच्चों में दोस्ती करा देता है। फिर एक प्यारी सी फोटो लेकर झेंग को भेज देता है। ये देखकर झेंग बड़ी खुश होती है कि बच्चे उसके ना रहने पर भी आराम से खा और सो रहे हैं। ये देखकर कुनयान और झेंग को बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है कि झेंग को जियांग से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन झेंग कुनयान को साइलेंट करा देती है, ये कहकर कि शादी से ज्यादा जरूरी है बच्चों की परवरिश। ये बात अलग है कि झेंग अब शादी के सपने देखने लगी थी। अगली सुबह झेंग घर आती है, जल्दी से नाश्ता रेडी करके जॉब पर जाने लगती है। इस बीच वो देखती है कि जियांग बच्चों को अपने हाथ से खिला रहा है। ये देखकर उसे बहुत ही प्यारा लगता है। साथ ही जियांग कहता है कि वो हॉस्पिटल की फीस भी पे कर देगा, लेकिन झेंग उसे मना कर देती है और पर्स लेकर जाने लगती है, लेकिन झेंग का पर्स फटा होता है। ये देखकर जियांग उसके परेशानियों को काफी गहराई में जाकर फील करने लगता है। तभी झेंग को बाहर जुनू नजर आता है। अब झेंग उसके पास जाती है और कहती है कि तुम हमसे नाराज आखिर क्यों हो, और टोटो जब तुम्हारे पास गया था तो तुम्हें इस तरह उसे भगाना तो नहीं चाहिए था, वो अभी बच्चा है, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। अरे नहीं आना था मत आते, लेकिन प्यार से कह सकते थे। इतना सब सुनने के बाद भी जुनू कह देता है कि मैं ऐसा ही हूँ, पहले तुमने जैसा मेरा रूप देखा था वो सब एक बनावटी था, दोबारा से मैं कभी भी उस रूप में नहीं आ सकता। ये कहते हुए यहाँ से चला जाता है और जियांग घर में बच्चों के लिए सूप बना रहा होता है। ये देखकर टोटो जोजो को बुलाती है और कहती है कि जियांग पापा की तरह ही सूप बनाता है, अगर दीदी से शादी कर ली तब हमें दोबारा से माँ पापा मिल जाएंगे। जिस पर जोजो कहता है कि लेकिन ये दोनों प्रेमी नहीं है। तभी जियांग सूप लेकर बच्चों के पास आ जाता है। अब मजे लेकर बच्चे खाने लगते हैं। फिर टोटो जोजो कहते हैं कि उन्हें माँ पापा की ग्रेव पर जाना है। ये कहते हुए रोने लगते हैं। अब जियांग बच्चों को कैसे रुला सकता था, वो उनको ग्रेव पर लेकर पहुंच जाता है और झेंग इसी वक्त घर आ जाती है। वो देखती है कि घर पर तो कोई नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन तभी जियांग बच्चों के साथ आ जाता है। बच्चे झेंग को बताने लगते हैं कि वो माँ पापा की ग्रेव पर गए हुए थे। ये सुनकर जियांग को वो शुक्रिया कहती है। अब झेंग कुनयान को लेकर आ गई थी, इसलिए जियांग बच्चों को बाय बोलकर जाने लगता है। जाते जाते झेंग को बता जाता है कि पल को खांसी हो रही है, मैंने अदरक का सूप उसे दे दिया है। यह सुनकर झेंग दोबारा से उसे शुक्रिया करती है और फिर हंसते हुए इसे बाय बोलकर बच्चों के पास जाने लगती है। तभी बच्चे कहते हैं कि क्या आप जियांग को लाइक करती हैं, जिसका जवाब झेंग के पास नहीं होता। वो बच्चों के बीच से चली जाती है। अब सारे बच्चे जियांग की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन जोजो की चाहत होती है कि दीदी जुनू से शादी करें। इसी चक्कर में बच्चों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब जोजो को समझौता करना पड़ता है कि जियांग सही है क्योंकि वो अच्छी चीजें बनाकर खिलाता है और जुनू है कि ठीक से बात भी नहीं करता। अब इतना शोरगुल सुनकर झेंग सारे बच्चों के कान खींचने लगती है और कहने लगती है कि सारे ही चुप हो जाओ, वक्त पर देखा जाएगा कि कौन किससे शादी करेगा। और इसी पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी अब तक की आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।